नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम खेत खलिहान में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सिन्हा। दर्शकों, खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आज के इस अंक में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज हम आपको बताएंगे फलदार पौधों में पोषण, संवर्धन एवं संरक्षण से जुड़ी जानकारी। आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, जो हमें बताएंगे फलदार पौधों में पोषण, संवर्धन एवं संरक्षण कैसे करें। जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और एक वाजिब प्रश्न उठता है कि फलदार वृक्षों के बाग को वर्षा ऋतु में कैसे बचाव करें। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इसमें पिछले साल के अपेक्षा इस साल कम बारिश हुई है। फिर भी अगर आपका कोई बाग लगाए हुए हैं, चाहे आम का हो, लीची का हो, नींबू का, अमरूद का हो, पपीता का हो या केला का हो, आपको बाग की रखरखाव करना खास करके वर्षा के मौसम में बहुत ज़रूरी है। उसमें ये ध्यान देना है कि अगर बारिश हो रही है तो पानी बाग में लगना नहीं चाहिए। अगर लगे भी तो अगर थोड़ी सी लगती है तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पानी 2-3 दिन में निकल जाना चाहिए। तो किसानों को हम सुझाव देना चाहेंगे कि कोशिश करें कि आपके बाग में पानी ना लगे, या वैसे बाग जो कि काफ़ी नीचे में लगे हुए हैं तो वहाँ पे बहुत लोग तने के पास जो है ना मिट्टी भर देते हैं, जिससे जो है तना को पानी छूता नहीं है और तना सुरक्षित रहता है, तने में कोई बीमारी नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि कोशिश ये करें कि पहले तो पानी लगे नहीं, पानी जल्दी से जल्दी आप निकालने की कोशिश करेंगे और जब ही पानी निकल जाए उसके बाद आपको तुरंत बाग की जुताई करवानी है। इतना कुछ अभी तत्काल जल्दी से जल्दी करने की आवश्यकता है। अगर आम, अमरूद, लीची के वृक्षों के बाग में पानी लग गया हो और हमारे पेड़ सूख रहे हों तो हमारे किसान भाई क्या करें? जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाग की तुरंत जुताई करवाएं। जुताई कराने के बाद उसमें देखिए कि कुछ हरे रंग के अगर शाखा है उसमें, तो हरे रंग के शाखा है तो उस तो सूखा नहीं है, तो जो सूख गया है उस डाली को काट के हटा दें। उस पर 3 ग्राम प्रति लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना के लेप लगा दें। और साथ साथ जड़ में जो है ट्राइकोडर्मा जो होता है, ट्राइकोडर्मा का पाउडर मिल जाता है मार्केट में, उसको गोबर की खाद, जैसे मान लीजिए कि प्रति पौधा 50 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक 40 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला करके अगर जड़ में देंगे तो उससे जो सूखे हुए पौधे या सूख रहे हैं उनको हम हरा कर सकते हैं। साथ साथ ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, कुछ किसान इतना नहीं कुछ कर पाते हैं, तो जो सूखी डालियाँ हैं उसको काट के हटा दीजिए और हेक्साकोनाजोल का दवा आती है, हेक्साकोनाजोल, उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के अगर छिड़काव करेंगे उससे भी निजात पा सकते हैं। साथ साथ किसानों को हम ये कहना चाहेंगे कि हमेशा नज़र रखिए अपने बाग के जो भी पौधे हैं कि कोई पूरी डाली एक साथ नहीं सूखती है, कुछ डालियाँ सूख रही है, उसको काट के जरूर हटाएं, थोड़ा सा एक बीता हरा रंग लिए हुए, उसके बाद ही जो भी ये हमने उपचार कहा है करने के लिए करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका बाग की रखरखाव अच्छे से होगा और जो सूखे हुए बाग हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। आम, अमरूद एवं लीची के वृक्षों का उचित रख रखाव हमारे किसान भाई कैसे अगले 3 माह तक करें? जैसा कि आपको पता है कि आम के बाग में अभी भी जैसे जुलाई के माह में अगर खाद उर्वरक का प्रयोग आप नहीं किए हैं तो उस कंडीशन में अगर पानी नहीं लगा आपके बाग में, तब अक्टूबर में भी खाद उर्वरक का प्रयोग आम के बाग में कर सकते हैं। और उस कंडीशन में 2.25 किलोग्राम यूरिया और 3.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 2.25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये तीनों का मिला करके आप अक्टूबर के माह में प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि समय वैसे नियमता यह है कि पूरे एसएसपी और गोबर की खाद जो 50 किलोग्राम देते हैं और आधा नाइट्रोजन जो है जुलाई माह में देना चाहिए, बाकी आधा नाइट्रोजन आपको अक्टूबर माह में देना चाहिए। ये तो हो गया आम की बात। उसी तरह लीची की जहाँ तक बात है तो लीची में 750 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 800 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, उसका भी प्रयोग आपको अक्टूबर माह में लीची के बाग में कर सकते हैं। चूँकि आपको जुलाई में करना था, किसी कारण नहीं कर पाए, तो अक्टूबर माह में कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लीची में कुछ यूरिया और डीएपी जो है उसको आपको कब प्रयोग, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास आपको करीब करीब 300 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास आपको अगले अप्रैल माह में भी देना पड़ेगा लीची के बाग में। तो 2 बार लीची के दो बार लीची के बाग में प्रयोग करना है खाद उर्वरक का। इसी तरह से अमरूद का अगर बाग है तो अमरूद में करीब करीब 200 ग्राम जो है यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट
और 300 ग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसका प्रयोग प्रति पौधा करना अमरूद के बाग में, वो भी सितंबर अक्टूबर में ही दे सकते हैं। अब देखिए, कई बार किसान क्या कहते हैं कि जिंक और कॉपर की बहुत कमी से पत्ते छोटे हो जाते हैं, बहुत अच्छी बढ़वार नहीं होते। इस कंडीशन में कॉपर सल्फेट का प्रयोग 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप जो है कम से कम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के कॉपर सल्फेट का घोल बना करके उसका छिड़काव करें, उससे भी काफ़ी निजात पा सकते हैं। अब देखिए, सितंबर का माह चल रहा है, उसके बाद अक्टूबर आने वाला है, बारिश अभी हो रही है, तो लीची और आम के बाग में बहुत से किसान ये कंप्लेन करते हैं कि हर साल फल नहीं आ रहा है। तो हर साल फल लाने के लिए भी कुछ तरीके हैं जो कि अभी ही कर सकते हैं। जैसे लीची के बाग में अगर आपको हर साल फल लाना, खास करके चाइना लीची में, तो उस कंडीशन में आपको कलतार दवा आती है जिसको पैक्लोडोजल केमिकल नेम है, अगर उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला के अगर छिड़काव करेंगे, छिड़काव क्या करना है, जहाँ पे खाद उर्वरक प्रयोग करते हैं, चूँकि 1.5 से 2 मीटर तना से हट करके एक नाली बनाते हैं, नाली की गहराई और चौड़ाई 1 फीट होती है, और उस तरह की नाली में अगर पैक्लोडोजल का प्रयोग करते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके लीची के बाग में, तो उससे आपको उम्मीद रहेगी कि चाइना में जो फल नहीं आते हैं, मंजर कम आते हैं, उसमें बढ़वार होगी। दूसरा तरीका यह है कि लीची में कि आप पोटाशियम नाइट्रेट का 20 ग्राम 1 लीटर पानी मिला करके अगर छिड़काव सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करते हैं, उससे भी लीची में हर साल फल ला सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि गार्डलिंग कर सकते हैं। गार्डलिंग क्या होता है, 2 से 3 मिलीमीटर चौड़ाई का उसका बार को छीलते हैं, और छीलने के बाद क्या होता है, ऊपर का खाना ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं आता। इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन रेशियो बैलेंस हो जाता है, और उससे भी आप समझिए कि उस पौधे में मंजर ला सकते हैं जिसमें नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको एक बाग में, एक पौधे में अगर 3 शाखाएं हैं, तो तीनों शाखाओं में आपको गार्डलिंग, जिसको वलयीकरण कहते हैं, नहीं करना है। आपको एक शाखा छोड़ देना है, बाकी 2 शाखा में करना है। और अगर पिछले साल आपने गार्डलिंग किया, उसके 1.5 इंच ऊपर इस साल करना है। तो ये हमेशा ध्यान है कि अगर ऐसे करेंगे तो लीची के बाग में आप हर साल मंजर ला सकते हैं। दूसरा है आम। आम के बाग में ज़्यादातर बिहार में किसान कंप्लेन करते हैं कि मालदा आम जो है हर साल नहीं फलता है। तो मालदा आम या कोई भी बगीचा हो, चाहे लंगड़ा हो चाहे दशहरी हो, अगर बाकी उत्तम कृषि क्रिया नहीं कर रहे हैं, अच्छे से जुताई नहीं कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों का प्रकोप उससे निजात नहीं पा रहे हैं, या रख रखाव ठीक से नहीं कर रहे हैं, छत्रक प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में तो ये पैक्लोडोजल का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका हर साल मंजर नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि 3.2 मिलीमीटर प्रति मीटर छाया क्षेत्र मतलब कि तना से दाहिने साइड और लेफ्ट साइड में कितनी लंबाई है उसको जोड़ लीजिए। अगर 2 मीटर लेफ्ट साइड में है, 2 मीटर राइट साइड में है, तो यानी कि 4 मीटर हो गया। तो 4 मीटर अगर छाया क्षेत्र है तो करीब 12.5 मिलीलीटर पैक्लोडोजल लेना है, जो कलतार कहते हैं जिसको, उसको पानी मिलाइए और उसका प्रयोग करिए। कई बार या तो जहाँ खाद उर्वरक प्रयोग करते हैं वहाँ दे दीजिए, और नहीं तो तने से थोड़ा सा हट करके होल करते हैं ज़मीन में, और उस हर होल में 10-10, 20-20 ml डाल करके उसको बंद कर देते। तो ये तो हो गया आम की बात कि इसको डालने से भी आम में हर साल आप मंजर ला सकते हैं। और बाकी रही बात अमरूद की, तो अमरूद में हर साल मंजर आते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि बरसात का फल आपको नहीं लेना, चूँकि अपने साथ बरसात का जो फल होता है वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं होता है, फ्रूट फ्लाई का अटैक भी काफ़ी होता है। इसीलिए जो ठंड वाले फल हैं उसको लेने की कोशिश करिए, और उससे बहुत कुछ आप लाभ उठा सकते हैं। अगर खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं किए हैं अमरूद के बाग में, नींबू के बाग में, तो यही समय है, सितंबर का माह, अक्टूबर का माह, इस वक्त आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत किसान 2% यूरिया का छिड़काव करते हैं अगर अमरूद का बाग है, तो उससे क्या होगा कि अमरूद का फल की बढ़वार अच्छी होती है। आम, अमरूद एवं लीची, नींबू की आधुनिक किस्मों के बारे में बताइए, और बताइए कि क्या समय सही रहेगा उन्हें लगाने के लिए। जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन किस्में लगा सकते हैं, तो नियमतः बाग लगाने का सही समय जुलाई का महीना है, जिसके लिए हम लोग मई में गड्ढे खोदते हैं, जून में गड्ढे की भराई करते हैं, जुलाई अगस्त में पौधे लगाते हैं। लेकिन अगर कुछ किसान अगर अभी तक नहीं लगा पाए, उस कंडीशन में अभी भी मौका है और आप अभी पौधा लगा सकते हैं। अब इसमें कौन कौन किस्म लगा सकते हैं, जैसे आम है, तो आम में हम किसानों को कहते हैं कि लेट वैरायटी, अर्ली वैरायटी, मिड वैरायटी, मतलब कि जल्दी पकने वाली, मध्यम समय में पकने वाली और देर से पकने वाली किस्मों को लगाएं। क्योंकि केवल मालदा आम जिसको लंगड़ा कहते हैं उसको लगाने से काम नहीं चलेगा। आप ऐसा है तो बम्बे ग्रीन, लखनऊ सफ़ेदा, इसको लगाइए, गुलाब खास लगाइए जो कि जल्दी पकने वाली है। मध्यम देर से जो पकने वाली है उस कंडीशन में आप जो है जैसे अम्रपाली लगा सकते हैं, उसके बाद दशहरी लगा सकते हैं, उसके बाद और भी जैसे जर्दालू हो गया, जर्दा हो गया, इसको लगा सकते हैं। सीपिया थोड़ी लेट पकती है,
लेट पकने में सीपिया के अलावा चौसा लगा सकते हैं, फजली लगा सकते हैं और बथुआ लगा सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी वैरायटी है जिसको लगाना चाहिए, क्योंकि आम के बाग में कोई एक वैरायटी मत रखिए, हमेशा कोशिश करिए कि कुछ नई वैरायटी भी लगाएं। जैसे हमारे यहाँ से अरुणिका वैरायटी है, अंबिका वैरायटी, उसको भी लगा सकते हैं। पूसा सूर्या है, वहाँ दिल्ली से निकली IRI दिल्ली से, उस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसी तरह से कुछ पूसा पीताम्बर है जो कलरफुल वैरायटी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ जैसे अमरूद का बात करेंगे तो अमरूद में जो है जैसे लखनऊ ऊंचा, जिसको सरदार गुआवा कहते हैं, सरदार के अलावा इलाहाबाद सफ़ेदा है, अर्का अमूल्या वैरायटी है, अर्का मृदुला है, अर्का किरण है, और उसके साथ जैसे ललित है, श्वेता है। ये सब कुछ वैरायटी, अगर धवल भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और दूसरी बात है कि ये सब कुछ वैरायटी अगर VNR BE भी लोग लगा रहे हैं या मार्केट में जो आ रहा है उसको भी लगा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा है कि आपको कई तरह के वैरायटी मिलेंगे, अलग अलग समय में पकेंगे, तो उससे मार्केट को आपको पकड़ने में आसानी होगी। इसी तरह से नींबू की जहाँ तक बात है तो नींबू में जैसे 12 लगाते हैं, कागजी नींबू लगाते हैं। इसी तरह से और कुछ वैरायटी परमालिनी है, विक्रम है, इसके भी नींबू के अगर बाग लगाएंगे तो इससे फ़ायदे होगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपने बाग अक्टूबर के माह में लगाया है तो थोड़ा सा चूँकि ठंड पड़ेगी दिसंबर के माह में, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई पाला से बचाव करने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि किसानों को हम बताते हैं कि उत्तर पश्चिम दिशा में अगर विंड ब्रेक का जैसे वायु रोधक वृक्ष लगाते हैं, जिसमें काफ़ी लंबे घने बाग होते हैं, चाहे वो देसी आम हो सकते हैं, जामुन हो सकते हैं, सफ़ेदा हो सकता है, जंगली जलेबी हो सकता है, महोगनी हो सकता है, सागवान हो सकता है। तो ये सब कुछ अगर पौधे लगाते हैं, बेर लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, खास करके बाड़े के रूप में। तो एक तो उससे क्या होगा कि नीलगाय नहीं आएगी, दूसरा गर्म हवा जो है उसको छान लेगी, या ठंड हवा जो पश्चिम से आती है उसको छन जाएगा। तो आपको बाग में अगर नए बाग लगाते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको बाग को बचा सकते हैं। तो ये सब कुछ उपाय अभी कर सकते हैं, और यही सब अगर किसान भाई करें तो आज से 4 साल 5 साल बाद आपको अच्छे फल की प्राप्ति आपके बगीचे से होगी। अच्छा सर, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, पत्तों को खाने वाले बहुत सारे कीड़ों का जो अटैक हो जाता है, उससे हमारे किसान भाई परेशान होते हैं, उनसे कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, बरसात के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक है कि कीड़ों का प्रकोप और बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। इसके लिए हम ये कह रहे थे कि जो भी किसान है, खास करके लीची के आम में है, अगर पत्ती खाने वाले कीड़े हैं तो थोड़ा सा बरसात का इंतजार करें। जब कम हो जाए बरसात या कम बंद हो जाए, उसके बाद आपको जो है इमिडाक्लोप्रिड दवा आती है, उसका आधा ml प्रति लीटर पानी, या फिप्रोनिल 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, या भी थायोमेथाक्जाम उसका वो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के अगर छिड़काव करें तो उससे निजात पा सकते हैं। एक देखते होंगे लीची के बाग में पत्ती लपेटा कीट का प्रकोप होता है, वो पहले लपेटता है फिर उसको खा जाता है। उस कंडीशन में आपको जो है वहाँ पे आपको क्लोरोपाइरिफास 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव कर सकते हैं। और नहीं तो एक डेल्टा मिथ्रिन आता है, डेल्टा मिथ्रिन का भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के छिड़काव करेंगे, उससे भी निजात पा सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि फल मक्खी का प्रकोप भी अमरूद के बाग में बहुत होता है। इस कंडीशन में उसके लिए आपको फेनवैलोरेट एक दवा आती है, तो फेनवैलोरेट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला के कोई छिड़काव करेंगे तो उससे निजात पा सकते हैं। और उसके साथ जो भी लीची के जो भी अमरूद के फल है, अमरूद के फल का अगर थाइलीकरण करेंगे, जिसमें 18 × 24 सेंटीमीटर का व्यास होना चाहिए, उसका साइज होना चाहिए, और उसका अगर थाइलीकरण 40 माइक्रोन थिकनेस का होना चाहिए, उसे थाइलीकरण करेंगे, जैसे बाइगिंग जिसको कहते हैं, अगर करेंगे तो जो ठंड में जो आपको फल पकेगा वो काफ़ी अच्छा रहता है और उसकी अच्छे मार्केट में रेट मिलते हैं। तो ये सब कुछ कंडीशन है जिसको किसान अगर फॉलो करें तो उससे काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। आम, अमरूद, नींबू, बेल एवं आंवला से प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं? जैसे ज्ञात है कि अपने देश में 5% से भी कम फलों का प्रसंस्करण होता है, और जब तुलना करेंगे तो जैसे थाईलैंड में 30% तक प्रसंस्करण होता है फलों का, ब्राज़ील और अमेरिका में करीब 70% फलों का प्रसंस्करण होता है, फिलीपींस में तो 78 से 80% तक फलों का प्रसंस्करण होता है। लेकिन अपने इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि हम लोग क्या होता है फ्रेश फ्रूट को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको खाते हैं। लेकिन अगर अच्छा कुछ करना है, चूँकि अपने पास काफ़ी क्लास 2 क्लास 3 ग्रेड के फल हैं, उनको हम प्रसंस्करण करके भी प्रसंस्कृत पदार्थ बना करके ही कुछ हम आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आम को लीजिए, तो कच्चे आम से अचार बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं,
उसके बाद कच्चे आम से पन्ना बना सकते हैं, आमचूर बना सकते हैं, और पके आम से हम आम पापड़ बना सकते हैं, आरटीएस बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं, और उसके साथ जैम जेली भी बना सकते हैं। इसी तरह अमरूद से जेली बहुत अच्छा बनता है, आरटीएस अच्छा बनता है, रेडी टू सर्व जिसको तुरंत पीना रहता है, स्क्वैश बना सकते हैं, कॉर्डियल बना सकते हैं। इसी तरह से नींबू से भी हम चाहें तो नींबू से कॉर्डियल स्क्वैश के साथ साथ हम नींबू के प्रिजर्व भी बना सकते हैं, मुरब्बा जिसको कहते हैं। आप देखिए आंवले के कैंडी मिल रहे हैं मार्केट में, आंवले की मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले का स्क्वैश बना सकते हैं, बेल का जैम बना सकते हैं। उसी तरह से और भी कई फल हैं जिनके कई उत्पाद बना सकते हैं। सवाल ये है कि पहले किसान या कोई भी बागवान है सोचते हैं कि मार्केटिंग का समस्या है, लेकिन उत्पाद को धीरे धीरे आपको पॉपुलराइज करना पड़ेगा कि लोगों कंज्यूमर के बीच बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट है। आप प्रोडक्ट का वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, जैसे 100 ml में, 200 ml में, 500 ml में, 1 लीटर में, 2 लीटर में, तब जा कर के आपके प्रोडक्ट कोई परचेज करेगा। जिसके जितना पैसे होंगे उसके अनुसार परचेज करेगा तो आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा। लेकिन ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी, अच्छी पैकेजिंग करना है, उसके लिए आपको कहीं कहीं जा कर के ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मेरा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में, हम लोग भी फल प्रसंस्करण पे प्रशिक्षण देते हैं, किसानों को बताते हैं कि कैसे प्रसंस्करण पदार्थ बना सकते हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र है, उसमें भी अब बताया जाता है कि आरटीएस स्क्वैश कैसे बना सकते हैं, लीचमिस कैसे बना सकते हैं, रसगुल्ला कैसे बना सकते हैं। उसकी जानकारी लेकर के किसान पहले छोटे स्तर पर शुरू करके और बाद में उसको बृहत स्तर पे कर सकता है और उससे उसकी आमदनी बढ़ सकती है। फल प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर हमारे बागवान भाई बहन और युवा किस तरह अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं? देखिए, फल प्रसंस्करण इकाई खास करके छोटे स्तर पर कोई किसान या बागवान या युवा इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसको पहले 7 दिन या 15 दिन या 1 महीने का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। कई संस्थान जो प्रशिक्षण देते हैं, जैसे मैंने कुछ संस्थान को बताया। उसके अलावा भी आपको क्या करना है, अपने से भी कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके, जैसे क्या बना सकते हैं, किसकी टेस्ट ज़्यादा, कुछ कंज्यूमर को टेस्ट कराइए, और तब जा कर के आप पहले 1-2 प्रोडक्ट के आप स्टार्ट करिए। कि जैसे मान लिया अभी आरटीएस स्क्वैश बनाना, फिर जूस बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले पल्प जो है सस्ते दर पे जब मिलता है तो गूदे को निकाल लेते हैं। फिर गूदे को पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड या सोडियम बेंजोट वहाँ नहीं डालते हैं जहाँ पे, वहाँ डालते हैं जहाँ पे कलर का प्रॉब्लम है, जैसे कलर ब्लीच कर जाता है। लेकिन दोनों में से कोई भी प्रिजर्वेटिव डालकर कुछ नहीं रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में। फिर उस गूदे से आप चाहें तो ऑफ सीजन में आरटीएस स्क्वैश के अलावा और भी कई उत्पाद कॉर्डियल बना सकते हैं ये सब। उसके बाद फिर उसकी पैकिंग अच्छे से करेंगे। पैकिंग करने के बाद अच्छे से लेबलिंग करिए, ब्रांडिंग करिए, कुछ एडवर्टाइज भी करनी है, क्योंकि कई बार किसानों के पास प्रोडक्ट होता है वो किसी को बताते नहीं कि मेरे पास है, वो हमेशा रोना रोएंगे। वैसे नहीं होता है। आप कोई भी बड़ी कंपनियां हैं वो एडवर्टाइज जिस लेवल पे करती है, कोशिश करती है एडवर्टाइज करने की। आपको भी बताना, अगर आम का अचार बना रहे हैं तो मार्केट में आम का अचार की कमी नहीं है, लेकिन आप जो घरेलू अचार है अगर वो मार्केट मिलेगा तो स्वाभाविक है उसको लोग पसंद करेगा। लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, और जो आम का अचार बनाना चाहता है या बना रहा है वो कह रहा है कि मार्केट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ले आइए, और शुरू में कम रेट रखना पड़ेगा। उसका रेट मान लिया अगर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे, कभी कभी आप कम पे भी, जैसे 100 रुपये खर्च हुआ, आप 80 रुपये उसको रखिए। फिर जब प्रोडक्ट आपका पॉपुलराइज हो तो 100 रुपये रखिए, फिर 125 रखिए, फिर 150 रखिए। एक बार कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट पसंद करना शुरू कर देगा तो वो एक बार लेके जाएगा तो वो भी कहेगा कि ये चीज़ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट में आप चाहें तो धीरे से शुरू में आप छोटे स्तर पे स्टार्ट करके और कम पैसे लगा करके, जैसे पल्पर है 50,000 रुपये का भी है, 1 लाख का भी है, 5 लाख का भी है, 10 लाख का भी है। डिपेंड करता कितने लेवल का प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो छोटे स्तर पे इसमें गवर्नमेंट ट्रेनिंग भी दे रही है, सब्सिडी भी मिल रहा है, और तरह तरह की कई गवर्नमेंट के वेबसाइट है, उस पर कई तरह के फैसिलिटी मिलती है जिसके थ्रू आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और तब आप लाभ उठा सकते हैं। एक चीज़ और है कि शादी विवाह के मौसम में लोग ये जो है जितने पेप्सी कोला बीवरेजेज मिल रहे हैं, इसको कार्बोनेटेड बीवरेज, इसको लोग पसंद नहीं करता है, क्योंकि बाकी इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर उनको मैंगो जूस मिलेगा, अगर उन्हें टोमेटो जूस मिलेगा, कैरेट का जूस मिलेगा तो उसको पसंद करेंगे। अमरूद का आरटीएस मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे। लेकिन अब मिल नहीं रहा मार्केट में, जो मार्केट मिल रहा है वो
बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं। उस कंपनियों के प्रोडक्ट और आप अपना बनेंगे, दोनों में बहुत अंतर है। आप पहले टेस्ट कराइए, लोग देखेंगे, स्वाभाविक है कि जो भी लोकल प्रोडक्ट है अगर अच्छा होगा तो उसको पसंद करेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ है जिससे हिम्मत नहीं हारना है, आपको जीरो से शुरू करना है और धीरे धीरे करते करते आप उसमें पॉपुलराइज होंगे। मैं तो कई किसानों को बता रहा हूँ जो शुरू में ये सब डरते थे करने से कि मार्केट नहीं है, और धीरे धीरे इतने अच्छे मार्केट पकड़ लिए। आप देखिए कृष्णा पिकल्स सोनीपत का, उसने जीरो से शुरू किया, आप कितना बड़ा उसने यूनिट खड़ा कर लिया है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कोई भी किसान या युवा चाहे तो इसमें बहुत अच्छा रोजगार के साधन है। आप समझिए कि वैसा सीजन में वैसा प्रोडक्ट खरीदिए जब उसका रेट बहुत कम है। जैसे टमाटर हो, गाजर हो, जब 2 रुपये 4 रुपये केजी बिकता है उस वक्त आप खरीद लीजिए, उसको कंसनट्रेट बना लीजिए, फिर सालों भर उससे जो प्रोडक्ट बनाना है, या गुद्दा निकाल के रख लीजिए, जूस निकाल के रख लीजिए, सालों भर जो प्रोडक्ट बनाना है बनाइए, और उससे आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग अच्छे से करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको आमदनी बढ़ेगी और आप उसमें खुशहाल होंगे। नींबू के पेड़ में सर सबसे बड़ी समस्या होती है सिट्रस कैंकर की, और इसी के साथ जो बहुवर्षीय खरपतवार नियंत्रण है, ये कैसे हमारे किसान भाई कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए ये वर्षा ऋतु चल रही है, इसमें बारिश होती है, उसके बाद बाग में बहुत खरपतवार हो जाते हैं, खास करके ज़्यादातर बहुवर्षीय खरपतवार उग जाते हैं। उसके लिए किसान भी काफ़ी चिंतित रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अभी अगर तत्काल निजात पाना चाहें तो आप उसमें जैसे ग्रामोक्सोन दवा एक आती है, 6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी मिला करके अगर उसको छिड़काव करें घास पर तो घास सारे सूख जाएंगे। नहीं तो ग्लाइफोसेट आती है 1.6 लीटर, मोटा मोटी 1.5 लीटर समझिए, 1.5 लीटर 200 लीटर पानी मिला करके अगर ज़मीन पे छिड़काव करेंगे तो जो भी बहुवर्षीय खरपतवार है वो सब सूख जाएंगे, और फिर आप अक्टूबर नवंबर माह में उस बाग की जुताई आप करवा सकते हैं। एक साथ ये ध्यान रखना है, जहाँ तक सिट्रस कैंकर का बात है तो स्टेप्टोसाइक्लिन दवा जो है 60 मिलीलीटर 180 लीटर पानी में मिला के अगर छिड़काव करेंगे तो उससे कुछ हद तक आप निजात पा सकते हैं। वैसे कोशिश है कि बाग की साफ़ सफाई रखिए और जो भी खाद उर्वरक सही समय प्रयोग करिए। एक प्रॉब्लम और भी है, ये आम के केस में, मैंगो के बाग में अभी देखेंगे काफ़ी चित्तीदार पत्तियां हो जाती हैं जिसको एंथ्राक्नोज कहते हैं। वही कई बार फलों पर भी चित्तीदार काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। उनके लिए हम किसानों को सुझाव देते हैं कि अक्टूबर माह में, अब तो सितंबर समाप्त होने जा रहा है, मैंकोजेब और कार्बेंडाजिब को मिला करके 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला कर छिड़काव करेंगे तो उससे आप कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। हालांकि आजकल बहुत से जैविक कीटनाशक भी आ गए हैं, अगर किसान चाहे तो उसका भी प्रयोग करके ये सब जितने कीड़े मकोड़े हैं, बीमारियां, उनसे निजात पा सकते हैं। आज खेत खलिहान के इस अंक में हमने जाना कि किस प्रकार वर्षा ऋतु से हम अपने फलदार वृक्षों के बाग का बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि फल प्रसंस्करण की इकाई को स्थापित कर किस तरह हमारे युवा और बागवान भाई बहन अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हमने कई आधुनिक किस्मों के बारे में भी जाना, कीट सुरक्षा के बारे में भी जाना। इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक। धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज खेत खलिहान के इस अंक में हमने डॉक्टर संजय कुमार सिंह के द्वारा जाना कि फलदार पौधों में पोषण, संवर्धन एवं संरक्षण कैसे कर सकते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे अगले अंक में मुलाकात कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।